हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। मेरा नाम है दर्शन जैन। हम लोग ने एसपी में अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आप सब लोग ने उन लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखा होगा। इन केस आप में से किसी ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उनकी लिंक दे रहा हूँ। प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू करिए सो दैट आपको 6 चैप्टर समझने के लिए आसानी हो। नाउ आज अपना चैप्टर नंबर है 6। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ अ कंपनी। आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पे ध्यान देना एंड जो मैं नोट कर रहा हूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको नोट करते रहना। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है अपना 6 चैप्टर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं अगर आपको बताऊँ ना तो अभी आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने वाला है। डिफ़िकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं CS एग्जीक्यूटिव या CA फाइनल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट CA फाइनल के सिलेबस से लिया गया है। क्योंकि कंपनीज एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सो इन विच केस आप लोग प्लीज़ ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना सो दैट आपको ये आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। ओके, इन विच केस हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम उसका ओवरव्यू लेते हैं। हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। इन विच केस देखो, मैंने आपको ये एक ओवरव्यू रेडी किया है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। पहला पार्ट जो रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा एंड डायरेक्टर्स वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन एंड डायरेक्टर्स वाला पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट जो अपना रहेगा वो की मैनेजरल पर्सन वाला पार्ट रहेगा। सो ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन एंड डायरेक्टर्स को कवर करेंगे एंड दूसरे पार्ट में हम लोग की मैनेजरल पर्सन को समझेंगे। सो अभी डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, तो डायरेक्टर्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? हम डायरेक्टर्स का मीनिंग देखेंगे, डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है, देन कौन डायरेक्टर बन सकता है, डीन करके एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था अगर आपको याद रहेगा तो। डायरेक्टर बनने के लिए डीन की ज़रूरत होती है, तो डीन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए क्या रूल्स हैं एंड उनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है, देन उनके डायरेक्टर्स के पावर क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है, उनका रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है एंड डायरेक्टर्स को अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो ये सब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स के पार्ट के अंदर। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पे रहना मेरे साथ एंड प्लीज़ फोकस करना। सो इन विच केस सबसे पहला पार्ट अपन देखेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि कंपनी जो होती है उसका एक सबसे यूनिक फीचर है। उसका एक यूनिक फीचर है, कौन सा फीचर गाइस? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं एंड मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उसके ओनर होते हैं एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो उसके मैनेजर होते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर्स आर द पर्सन जो कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी का डे टू डे जो काम होता है वो सब डायरेक्टर्स करते हैं। इन विच केस आप सबके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही, हमें डायरेक्टर की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? वो आपको इसी पॉइंट में समझ जाएगा कि देखो, कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसको एक ह्यूमन एजेंसी, मतलब देखो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, कंपनी जो है वो पर्सन है लेकिन किसके आंखों में? कानून की आंखों में। क्या वो रियल पर्सन है जिसके 2 हाथ 2 आँख 1 नाक है? नहीं, इट इज़ नॉट अ रियल पर्सन। इन विच केस हमें क्या लगेगा? हमें कोई तो ह्यूमन लगेंगे जो कंपनी को मैनेज करे एंड कंट्रोल करे, उसके डे टू डे काम को, मतलब जो कंपनी के डे टू डे काम को क्या करे? मैनेज करे एंड कंट्रोल करे। इसीलिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी। सर हमारा अभी भी क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि वाई वी नीडेड, रीजंस क्या है कि भाई हमें कंपनी की ओनरशिप को एंड मैनेजमेंट को सेपरेट करना पड़ा। तो देखो रीजंस बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। सबसे पहला रीज़न क्या है?
सबसे पहला रीज़न है कि इट इज़ अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी जो है वो क्या है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत सारा स्कोप है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग हाथ में लेते हैं। कंपनी जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तो अभी जो अगर कंपनी बड़ी होती है तो उसके शेयर होल्डर्स भी बहुत सारे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स भी बहुत सारे होंगे, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड डू यू थिंक कि सब शेयर होल्डर्स एक ही जगह पे रहते हैं? नहीं, दे आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, फैले हुए हैं। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ रिलायंस के शेयर होल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस के जो शेयर होल्डर्स है, क्या सबके सब मुंबई में रहते हैं? नहीं, कोई बेंगलोर में रहता रहेगा, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई पुणे में रहता है, कहीं वो लोग सब फैले हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा है एंड सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। अलग अलग जगह को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, स्कैटर्ड, फैले हुए हैं। तो फिर आप मुझे बताओ, क्या रोज़ सुबह सब लोग, अगर सपोज रिलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है, तो क्या सब सब सारे के सारे शेयर होल्डर्स मुंबई पहुंच जाएंगे सुबह सुबह? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो इन विच केस इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है एंड सब फैले हुए हैं, सो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल के सारे शेयर होल्डर्स काम पे आए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में बताओ, डिसइंटरेस्ट, मतलब शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी में मैनेज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ या मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग करने में है, मतलब आई लव टू टीच, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मुझे कंपनी में जाके काम नहीं करना है। ओके, द पॉइंट इज ओवर योर व्हाट, आप लोग समझ के चलिए एक बार को। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, हम लोग बैंक में पैसे को एफडी करते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है कि नहीं? तो क्या मैं बैंक में जाके काम करने लग जाऊँ? नहीं, क्यों लगूंगा भाई, मैं बैंक में ये काम करने नहीं लगूंगा। वैसे ही मुझे कंपनी में भी इन्वेस्ट करके रिटर्न्स चाहिए, मतलब मैं कंपनी में अगर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे वहाँ से क्या कमाना है, रिटर्न्स कमाना है, मुझे पैसे कमाने हैं वहाँ से। तो मैं जाके कंपनी में काम नहीं करूँगा, मेरा प्राइमरी काम क्या है, टीचिंग, मैं वही करूँगा, लेकिन मैं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके मुझे वहाँ से रिटर्न्स चाहिए। सो मैं कंपनी में आके काम करने नहीं बैठूंगा। ठीक है, सो मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो अपना अपना प्रोफेशन करते हैं। जैसे कि अगर सपोज एग्जांपल एक्टर्स जो होते हैं वो अपना एक्टिंग का जॉब करेंगे, ठीक है, एंड उनसे जो पैसे कमाते हैं वो लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है सर, इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी जो इनकम का जो ज़रिया है वो बढ़ जाए। एक्टिंग से भी पैसा आएगा, कंपनी में इन्वेस्ट किया वहाँ से भी रिटर्न्स आएंगे, तो जो इनकम का ज़रिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इन विच केस यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वाई डू वी नीड डायरेक्टर्स की ज़रूरत क्यों? क्योंकि कंपनी जो होती है बहुत वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सबके सब फैले हुए एक ही जगह पे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो डिस इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन द कंपनी एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आता है कि आपको क्या लगता है, हर एक शेयर होल्डर पढ़ा लिखा रहेगा? क्या हर एक शेयर होल्डर की इतनी कैपेबिलिटी रहेगी, क्या उनकी इतनी नॉलेज रहेगी कि जाके कंपनी के अफेयर को संभाले? नो। सो इन विच केस एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, इनकैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू मैनेज, मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सबके सब इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं या इतने केपेबल नहीं होते कि जाके कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें। अफेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी। ओके, सो ये 4 रीज़न है जिसके वजह से हमें डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन चारों का आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोला गया है, कंपनी जो होती है वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये तो हमें भी पता है। उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है एज ह्यूमन। ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे कंपनी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, सो इसीलिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। एंड शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो ये काम कर सकते थे, बट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्यों वो काम नहीं कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे कैन डू द एक्टिविटीज़ ऑफ दे कैन गो एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, बट दे डोंट वांट टू, एंड वी हैव डिस्कस द रीज़न, इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर दूर रहते हैं, या तो फिर केपेबल नहीं है। सो नाउ ये था रीज़न कि हमें डायरेक्टर्स क्यों चाहिए। अभी हमें समझना पड़ेगा कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है। देखो, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, ये लोग ओनर होते हैं। एंड बीओडी मतलब क्या, बीओडी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या, हेड ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब मेन बंदा है ये।
कंपनी का सबसे मेन बंदा, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो या फिर सीईओ बोलो, जो बोलना है बोलो आप, ही इज़ द मेन हेड ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ही लुक्स एट द एंटायर कंपनी का काम, मतलब वो पूरा कंपनी का काम पे ध्यान देता है, एमडी। फिर उसके नीचे आते हैं कुछ लोग, दैट इज सीएफओ, जो फाइनेंस पे ध्यान देता है। फिर कुछ आते हैं क्या, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर सीएलओ मतलब लीगल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फिर एम से आएगा अपना मार्केटिंग ऑफिसर एंड सीएस माने कंपनी सेक्रेटरी। सो ये सब होते हैं आगे के पर्सन लोग, मतलब कंपनी का पूरा हायरार्की है, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के दिमाग में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझ के चलो कि कंपनी का मेन बंदा कौन होता है, हेड कौन होता है, ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। कभी भी डायरेक्टर अकेला डिसीजन नहीं लेता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो उसे बोर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट, सब डायरेक्टर्स का हेड कौन होता है, हु इज़ द लीडर ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, दैट इज सीईओ बोलो या फिर आप एमडी बोलो। सो नाउ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले अपन समझेंगे डायरेक्टर का मतलब क्या। डायरेक्टर का मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊँ ना, तो डायरेक्टर क्या, कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दिया है कि डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। मतलब एकदम सिंपल है कि जिस पर्सन को हम लोग ने बोर्ड में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है, उसी को हम डायरेक्टर मानेंगे। मतलब इन शॉर्ट, मतलब कोई भी पर्सन को एरे गहरे नथु गहरे को हम डायरेक्टर नहीं मानेंगे। जिस पर्सन का बोर्ड में, बोर्ड मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके अपॉइंटमेंट किया है कहाँ पे, कंपनी में, तो उसे हम कहाँ क्या मानेंगे, डायरेक्टर मानेंगे। अब सिंपल भाषा में डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर एक बंदा है जो क्या करता है, एमडीएस का मतलब मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है। डायरेक्टर एक पर्सन है जो मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है मतलब डायरेक्शन देता है, सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज मतलब मॉनिटर की तरह ध्यान रखने वाला, ध्यान रखता है किस चीज़ का, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के काम को मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, आप मैं थोड़ा सीक्वेंस में नहीं चलूँगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक, मैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ वो सीधा क्या है, हु कैन बी अ डायरेक्टर, हु कैन बी अ डायरेक्टर। सर डायरेक्टर कौन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो चीज़ें, यहाँ पे दो चीज़ें। डायरेक्टर बनने के लिए आपको लगेगा डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन इसके भी पहले मैं बोलूँगा डायरेक्टर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जिसके पास क्या हो, डिन हो, जिसके पास क्या हो, डिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर का पहचान नंबर, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है और इंडिविजुअल ही बन सकता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या, नेचुरल पर्सन जिसकी दो आँख, एक नाक, दो हाथ, दो पाँव, समझ रहे आपको, दो कान, इट शुड बी अ ह्यूमन बीन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया सेक्रेटरी कौन बन सकता है, ओनली एन इंडिविजुअल। याद है आपको, सेक्रेटरी बनने के लिए भी क्या बोला था मैंने, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी ए सेक्रेटरी। और दूसरा डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या बोला गया है, सिर्फ इंडिविजुअल। मतलब क्या कोई कंपनी डायरेक्टर बन सकती है, नहीं। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, प्रमोटर के केस में इंडिविजुअल भी प्रमोटर बन सकते हैं एंड कंपनी भी प्रमोटर बनती है। तो प्रमोटर अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ध्यान रखना सेक्रेटरी कौन बन सकता है, इंडिविजुअल। डायरेक्टर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। मूविंग फॉरवर्ड, सर डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या, ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट। डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एज सच कोई क्वालिफिकेशन है, कंपनीज एक्ट, कंपनी के कानून में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई के डायरेक्टर बनने के लिए कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कोई डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है, एक्ट ने शेयर क्वालिफिकेशन भी कोई इम्पोज नहीं किया है। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ मैं आपको, कि एक्ट में ऐसा नहीं बोला गया कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको कंपनी के शेयर्स लेने पड़ेंगे। पहले के एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 पहले की बात कर रहा हूँ, अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, तभी क्या बोला गया था कि डायरेक्टर को कुछ शेयर्स लेने पड़ते थे डायरेक्टर बनने के लिए, उसको बोलते थे क्वालिफिकेशन शेयर्स। लेकिन अभी का एक्ट क्या बोलता है, अभी के एक्ट ने कोई भी
चीज़ इम्पोज नहीं की है, मतलब कोई कोई जोर दबाव नहीं डाला है डायरेक्टर के ऊपर कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको शेयर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी का आर्टिकल्स जो होता है एओए, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है एओए, कंपनी का जो आर्टिकल्स होता है उसके अंदर प्रोविज़न हो सकता है कि भाई डायरेक्टर को शेयर्स लेने पड़े, मतलब कंपनी का आर्टिकल्स के अंदर ये पॉइंट हो सकता है कि अगर आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनते हो तो आपको कुछ शेयर्स लेने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट ने कोई दबाव नहीं डाला। ओके, नाउ ये वाला पॉइंट था क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया, डायरेक्टर बनने के लिए आपके ऊपर कोई पढ़ाई का डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं कि डिग्री होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड नाउ मैं क्या पढ़ाऊँगा अभी आपको, डायरेक्टर का डीन। क्या पढ़ाऊँगा, डीन। सर आपने ऊपर के पॉइंट्स क्यों छोड़ दिए, वो मैं कवर करूँगा लेकिन सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। पहले हमें समझना है कि डायरेक्टर कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल। फिर सर डायरेक्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, डीन चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। फिर एक और पॉइंट था डायरेक्टर के केस में कि डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन एज सच प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। सो नाउ डायरेक्टर, सर डीन क्या होता है, डीन मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि डीन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डायरेक्टर का पहचान पत्र। किसी को भी डायरेक्टर बनना है तो डीन तो लगेगा। डीन क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। जैसे हम लोग को स्कूल में जनरल रजिस्टर नंबर होता था, स्कूल में एक जनरल रजिस्टर नंबर होता था। देखो रोल नंबर तो होता था लेकिन रोल नंबर हर डिवीजन में अलग अलग होता था। मतलब सपोज क्लास में रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 ए डिवीजन में भी होता है, बी डिवीजन में भी होता है, लेकिन आपका जो जीआर नंबर होता है, जनरल रजिस्टर नंबर, वो हर एक का यूनिक होता है। मतलब सपोज मेरे स्कूल में मेरा जीआर नंबर अगर सपोज 22 है, मेरा अगर जीआर नंबर 22 है तो और किसी का भी जीआर नंबर 22 हो सकता ही नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वैसे ही डायरेक्टर डीन जो होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है, वो उस डायरेक्टर का ही होगा, ठीक है। और ये जो होता है वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का भी होगा, एंड जो पर्सन डायरेक्टर बनने चाहता है, जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसके लिए भी है। मतलब सपोज ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो उसके लिए भी डीन क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एंड जो नया डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसके लिए भी वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। नाउ सर क्या डीन ज़रूरी है, इट इज़ कंपलसरी बाय एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है। सर हर कंपनी के लिए, मतलब सपोज एक डायरेक्टर है, वो 5 कंपनी में डायरेक्टर है, 5 कंपनियों में डायरेक्टर है, तो सर क्या हर कंपनी के लिए अलग डीन लेने का, नहीं, एक सिंगल डीन ज़रूरी है, भले तुम फिर कितनी भी कंपनी में डायरेक्टर हो। मैं अगर 5 कंपनी में डायरेक्टर हूँ तो सर डीन कितना लेना पड़ेगा, डीन सिर्फ एक ही लेना होता है, भले मैं कितने भी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट पे हम बाद में आएंगे कि एक पर्सन कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ये भी एक पॉइंट है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि कितने डीन होंगे डायरेक्टर के, डायरेक्टर का सिर्फ एक ही डीन, सिर्फ एक ही होता है। ओके सर, अगर कोई डायरेक्टर काम छोड़ के जाता है, कोई भी कंपनी छोड़ता है, तो सर उसने क्या डीन को कैंसिल करना चाहिए, नहीं, डीन कभी भी कैंसिल मत करिए। अगर आप कोई भी कंपनी से रिज़ाइन करता है, कोई भी डायरेक्टर है अगर वो कंपनी से रिज़ाइन करता है तो उसने डीन कैंसिल नहीं करना चाहिए। अभी डीन कैसे मिलता है, डीन ऑनलाइन प्रोसेस से मिलता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था स्पाइस 32 करके, ठीक है। डीन इज ऑप्टेन कैसे, ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एक फॉर्म या एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, एंड देन आपको आपका फोटोग्राफ, रेसिडेंस का प्रूफ, मतलब घर का एड्रेस आपको अटैचेशन करना पड़ेगा, नोटरी करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डीन मिल जाएगा। सो ये एक प्रोसेस वाला पॉइंट है, ऑनलाइन ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि डायरेक्टर डीन जो होता है वो प्री रिक्वेसिट है। प्री रिक्वेसिट का मतलब होता है प्री रिक्वायर्ड, पहले जब भी कंपनी को ई फाइलिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, जब भी कंपनी को डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग करनी होती है तो डीन जो होता है वो सबसे पहले ज़रूरी होता है। मतलब विदाउट डीन यू कैन नॉट डू ई फाइलिंग, तो इट इज़ द प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब क्या, पहले मतलब आप कोई काम करते हो उसके पहले आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब चलने के लिए पाँव तो होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है, ई फाइलिंग के लिए आपके लिए प्री रिक्विजिट कंपलसरी है, डीन होना चाहिए। डीन नहीं तो आप ई फाइलिंग नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है डीन की। अभी एवरी डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टर ऑथराइज करता है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का जिस पे डायरेक्टर की साइन वगैरह होगी उसमें डीन उसको लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर सपोज मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर हूँ
और मैंने उस कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन किया है, तो मुझे वहाँ पे मेरा डिन नंबर लिखना पड़ेगा और मेरा नाम लिखना पड़ेगा कंपलसरीली। सर डिन की ज़रूरत क्यों है? डिन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि डिन से क्या होता है, इन्वेस्टर को मदद मिलती है कि भाई वो है ना एक्यूरेट और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ठीक है, मतलब द इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मतलब जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक्यूरेट मतलब राइट डिसीजंस, और इन्फॉर्म्ड मतलब उनको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी को जो चला रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं, इससे हमें मालूम पड़ता है। देखो डीन की ज़रूरत क्या है, आप है ना किसी भी कंपनी किसी भी डायरेक्टर का आप डीन देख सकते हो, गूगल करोगे ना कि मुकेश अंबानी का डीन क्या है तो आपको दिख जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है कि ये जो व्यक्ति, डीन से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो डायरेक्टर है ये कितने कंपनियों में डायरेक्टर है। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो पैसा, जो कोई कंपनी है ना, जो कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और फिर वो कंपनी डिसअपियर हो जाती है। देखो इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू कंपनी डिसअपियरिंग, मतलब कंपनी गायब हो गई आफ्टर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से पैसा लिया एंड कंपनी गायब हो गई, कंपनी कल से उड़ गई। मतलब वो अपना होता है ना हेरा फेरी में लक्ष्मी चिट फंड, याद है कि नहीं, पैसा डबल, एक याद है कि नहीं। तो उसमें वो जब जाता है अक्षय कुमार उस जगह पे, तो कंपनी ही नहीं होती है। तो अगर उस केस में हमें किसको पकड़ने का, डायरेक्टर को। कैसे पकड़ेंगे, डिन रहेगा तो मालूम इजीली पकड़ पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि देखो डीन से हमें मालूम पड़ता है कि जो डायरेक्टर है उसने कितने सारे ऑफेंस किए हुए हैं। मतलब डायरेक्टर ने अगर कोई ऑफेंस किया है या फिर कोई कुछ चीटिंग की है, तो डीन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है, वगैरह वगैरह। सो अभी के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने चाहिए कि डीन से क्या फ़ायदा है। डीन से एक ये फ़ायदा है, इन्वेस्टर जो है वो राइट डिसीजन ले पाते हैं, उन्हें ये पता होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथों में, इस वजह से वो राइट और बरोबर डिसीजन ले पाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है कि डीन से फ़ायदा क्या है, डीन से ये फ़ायदा है कि अगर कल उठ के कंपनी डिसअपियर होगी, कंपनी चली गई, तो इन दैट केस हम लोग डायरेक्टर को ढूंढ पाएंगे, डायरेक्टर को पकड़ पाएंगे। और कंपनी चली गई मतलब क्या, कंपनी ने लोगों से पैसा लिया और फिर चली गई। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि डायरेक्टर डीन का ज़रूरत क्या है, तो डीन का ज़रूरत यहाँ पे ये है कि डायरेक्टर के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं या कितने उसने ऑफेंस किए हैं, मतलब कितने उसने गुनाह किए हैं, वो हमें डीन से मालूम पड़ जाते हैं। सो ये था डायरेक्टर के डीन के बारे में। डीन हो गया, अभी हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। दैट इज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के हैं, डायरेक्टर कितने टाइप के, डायरेक्टर 10 टाइप के आपको दिख रहे हैं। कितने टाइप के, 10 टाइप के। पहला सबसे पहला डायरेक्टर को हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, फिर आता है रोटेशनल, फिर आता है एडिशनल, फिर आता है ऑल्टरनेट। मैं आप सिर्फ रीड कर रहा हूँ, समझाऊंगा एक एक करके। पहले डायरेक्टर को बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड को बोलते हैं सेकंड को नहीं, सेकंड को नहीं, सबसे पहले डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद जो भी डायरेक्टर रहेंगे उसको हम सब्सिक्वेंट बोलेंगे। पहले डायरेक्टर को हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, एंड उसके बाद जो भी डायरेक्टर बनता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब उनके भी नाम दिए हुए, सब्सिक्वेंट में भी नाम है क्या, रोटेशनल डायरेक्टर होता है, एडिशनल होता है, ऑल्टरनेट होता है, वुमेन डायरेक्टर होती है, नॉमिनी डायरेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब ध्यान देना, सबसे पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, आपको पता ही है सबसे पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर करता है। ठीक है, प्रमोटर करता है। अगर प्रमोटर ने नहीं किया तो क्या कौन होगा डायरेक्टर, प्रमोटर ने अगर नहीं किया सपोज डायरेक्टर अपॉइंट, तो कौन बनेगा डायरेक्टर, जिनके जिनके साइन है एमओए पे वो लोग बनते हैं डायरेक्टर। ठीक है, तो एक बात याद रखना, दिया अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स, कभी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, एंड ये लोग कब तक रहेंगे ऑफिस में, मतलब इनका टर्म कब तक रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज देयर टर्म, तो उनका टर्म क्या बोला गया है, जब तक कंपनी का पहला एजीएम, पहला एनुअल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब क्या होती है, साल में एक बार जो मीटिंग रखते हैं उसे क्या कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी की सबसे पहली एजीएम जब होगी ना, जब सबसे पहली एजीएम जब होगी, तब इनको तब तक इनका ये होता है ड्यूरेशन, इनका ड्यूरेशन कब तक रहेगा, पहले एजीएम तक रहेगा, किसका, फर्स्ट डायरेक्टर का। अब जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है, रोटेशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट, रोटेशनल डायरेक्टर के केस में क्या बोला गया है, ये जो डायरेक्टर रहेंगे ये रिटायरमेंट, दे आर लायबल टू रिटायरमेंट। मतलब हमने जितने भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, हमारे कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं,
तो उसमें से कुछ डायरेक्टर्स को रिटायर तो होना पड़ेगा। तो इनको, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर, ये जो होते हैं दे आर लायबल फॉर रिटायरमेंट, मतलब ये लोग रिटायर होते हैं। बट एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब ये लोग रिटायर होंगे ना तो उसी मीटिंग में यू कैन ऑल्सो अपॉइंट देम, रीअपॉइंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब वापस से इनके लिए वोटिंग वगैरह करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आप समझ के चलना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं रीड आउट करता हूँ, ध्यान देना। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब क्या बोला गया है इन शॉर्ट कि कोई भी पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा, पब्लिक कंपनी का, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, समझ रहा है, मतलब एक पब्लिक कंपनी का जिस प्राइवेट कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, ठीक है, तो वो एक्चुअली हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम पब्लिक ही बोलते हैं। ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ नाम की है क्योंकि इसका किसके हाथों में है, पब्लिक कंपनी के हाथों में। ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या है, सब्सिडरी, तो ये क्या हो गई, होल्डिंग। मैंने होल्डिंग सब्सिडरी आपको सबसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है। तो अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो क्या है पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी, तो उसमें क्या बोला गया है, हैव टू रिटायर बाय रोटेशन, उसके डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा बाय रोटेशन इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अभी हर एनुअल जनरल मीटिंग में उनके डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ेगा। अब क्या बोला गया है कि देखो कितने डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ द बोर्ड, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे कंपनी में, ठीक है, उसके 2/3, उसका 2/3 क्या होगा, रिटायर होगा। और एक और ध्यान देना, इसका 1/3, 2/3 का 1/3 विल रिटायर। मतलब मेरी बात सिंपल है कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, कितने, बोर्ड में ही 3 डायरेक्टर हैं, उसमें से क्या बोला गया है 2/3 जो होंगे, 3 में से 2/3, तो 3 में से 2/3 बचे, अपने कितने बचे, 2 डायरेक्टर जो होंगे ये लोग क्या होंगे, ये लोग रिटायर, मतलब दे आर लायबल टू रिटायर। ये लोग क्या है, ये लोग के ऊपर रिटायरमेंट का प्रेशर है। लेकिन इसमें से रिटायर कितना होगा, तो उन्होंने बोला है कि इसमें से रिटायर कितना होगा, 1/3 ऑफ द अबव, मतलब इसका 1/3, समझ रहे हो, 2 का 1/3 दैट इज 0.6, एक डायरेक्टर को रिटायर करेंगे। मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ 2/3 जो है, 2/3 में से 1/3 ही रिटायर होंगे, 2/3 जो है वो लायबल टू रिटायरमेंट है, लेकिन रिटायर कितना होगा, 1/3। सो एग्जाम्पल के तौर में मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बोला गया एक्सेप्शन, मतलब जब भी हम रिटायरमेंट की बात करेंगे तो इन डायरेक्टर्स को कंसीडर नहीं करने का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब MD WDD, इन सबको हम लोग रिटायरमेंट के में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर 14 है, 14 डायरेक्टर है, उसमें से एक MD है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, टोटल डायरेक्टर कितने हैं, 14 हैं, एंड उसमें से एक MD है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अभी रोटेशनल कितने हो गए, तो 14 में से पहले इन 2 को हटा दो, 14 में से इन 2 को हटा दो, क्योंकि ये लोग तो नहीं, इनको काउंट नहीं करना है रोटेशन में, बराबर के नहीं। तो 14 में से 2 को निकाल दिया, बचे कितने, 12, 12 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, 12 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, और उसमें से रिटायर कितने होंगे, 1/3, उसमें से रिटायर कितने होंगे, सिर्फ 1/3 दैट इज 2.6, दैट इज 3 डायरेक्टर रिटायर होंगे, ठीक है। 8 डायरेक्टर जो है इनके ऊपर रिटायरमेंट का प्रेशर है, लेकिन रिटायर कितने होंगे, सिर्फ 3, क्योंकि टोटल डायरेक्टर का 2/3, ओके, एंड 2/3 का जो आंसर आएगा उसका 1/3, समझ रहा है आपको ये। सो ये मैंने पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में। रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो डायरेक्टर जिनको AGM में रिटायर होने का प्रेशर रहेगा कंपल्सरीली, लेकिन इन डायरेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से रीअपॉइंट भी, इनको वापस से रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, एडिशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर पता है कब जरूरत होता है, जब एडिशनल डायरेक्टर जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, BOD वो लोग ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब अपॉइंट होगा, जब कंपनी को ज़रूरत होती है, मतलब जब कंपनी को ज़रूरत होती है, मतलब क्या, इन केस अगर कोई कंपनी में, इन केस कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर की मृत्यु हो गई या रिज़ाइन कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, हमारे कंपनी में हम लोगों ने लिमिट रखी थी कि भाई हमारे कंपनी में 14 डायरेक्टर होंगे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे। अभी एक डायरेक्टर कम हो गया,
तो अब एक डायरेक्टर कम होने की वजह से हमारे कंपनी का जो रूल है वो टूट रहा है, तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक डायरेक्टर को वापस से अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। या तो फिर क्या होता है, कंपनी में कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है, और अर्जेंट डिसीजन लेने के लिए क्या होता है कि कंपनी में कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे कंपनी में मेरा जो बिजनेस है उसके अलावा मुझे चाहिए कोई लीगल वाला बंदा, लॉयर चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस हमें कॉम्पिटेंट पर्सन की ज़रूरत है। तो इन कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए हमें एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन विच केस हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। और वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब टिल व्हेन ही विल होल्ड द ऑफिस, ऑफिस में कब तक रहेगा, जब तक एजीएम ना आ जाए, जब तक एजीएम ना आ जाए। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, आई वुड से एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं कर रहे, बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। क्यों अपॉइंट कर रहा है बोर्ड, क्योंकि उनको ज़रूरत है, तो वो एजीएम तक वेट नहीं कर पा रहे। कौन वेट नहीं कर पा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट वेट टिल द एजीएम, सो दे आर अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन देमसेल्फ। अब ये डायरेक्टर कब तक रहेगा कंपनी में, जब तक एजीएम आएगी, एजीएम में उसको निकलना पड़ेगा। अगर एजीएम में अगर शेयर होल्डर्स उसको वापस से रीअपॉइंट कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन एजीएम में इस डायरेक्टर को निकलना पड़ेगा, ही हैज़ टू लीव द ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब कोई एक डायरेक्टर अपनी कंपनी का मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पा रहा है, वो आउट ऑफ द स्टेट है या आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री है, और वो भी मिनिमम तीन महीने के लिए, मतलब सपोज कोई भी एक डायरेक्टर है कंपनी का, वो 3 महीने नहीं 3 महीने से ज़्यादा के लिए बाहर गया है, 3 महीने से ज़्यादा के लिए बाहर गया है, तो अभी उसके बदले में हमें कोई और डायरेक्टर लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड अपॉइंट करता है किसी डायरेक्टर के एब्सेंस में, उसकी जगह पे, मतलब डायरेक्टर कहीं बाहर चला गया है तो उसकी जगह पे हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो मिनिमम कितने महीने के लिए रहेगा, 3 मंथ्स के लिए, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए तो उसको अपॉइंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वुमेन डायरेक्टर। अब वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वुमेन डायरेक्टर उस कंपनी में ज़रूरत होती है। कौन सी कंपनी, एक तो लिस्टेड मतलब वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, उन सारी कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। या तो फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, मिनिमम 100 करोड़, या फिर टर्नओवर कितना है, मिनिमम 300 करोड़। मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100 करोड़। अगर 100 करोड़ भी है, मतलब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, तो इन दैट केस उस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या देखेंगे, टर्नओवर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, टर्नओवर अगर कितना होगा, 300 करोड़। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कंपनी का सेल्स कितना है। अगर कंपनी का सेल्स 300 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस उस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। गाइज एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, क्या चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि लिस्टेड कंपनी बोला गया है और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, वुमेन डायरेक्टर हो गया। नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है कि अगर सपोज कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, बैंक वगैरह, या यू कैन से आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं बोर्ड पे, और वो लोग क्या करते हैं कि अभी हमने आपको पैसे दिए हैं कंपनी में, तो हमारा एक बंदा बोर्ड पे बैठेगा। सपोज आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया 1000 करोड़ का, कंपनी ने आईसीआईसीआई से लोन लिया 1000 करोड़ का, तो वो आईसीआईसीआई बैंक वाले क्या बोलते हैं कि हमारा एक पर्सन विल सिट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ताकि हमको मालूम पड़े हमारे जो पैसे आपने लिए हैं वो आप राइट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो या नहीं। सो आपको ये समझना पड़ेगा नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। ये कौन नॉमिनेट करता है, बोर्ड करता है, लेकिन किसके बोलने पे, डोमिनेंट शेयर होल्डर पे, मतलब मेजर शेयर होल्डर पे, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं उनका इंटरेस्ट, मतलब उनके पैसों को, उनके जिसने भी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पर्सन चाहता है कि मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो अच्छी जगह से, मतलब वो अच्छे से यूज़ हो, रॉन्ग एप्लीकेशन ना हो, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का मेन डायरेक्टर होता है। ही इज़ एज गुड एज व्हाट, होल टाइम डायरेक्टर। ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है, बेसिकली कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम करता है ये, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर। सारी की सारी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर ही होती है। इसको आप कोई भी नाम से पुकारो, एमडी बोलो, फाइनेंस डायरेक्टर बोलो, जो बोलना है बोलो,
ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो स्पेशलाइज पर्सन, इंडिपेंडेंट, मतलब बेसिकली वो जो पर्सन है ना वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमने उसको क्यों अपॉइंट किया मैं आपको आगे बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। दिस कैटेगरी इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट एंड देयरफॉर होल्ड्स नॉन मैनेजमेंट। ये मेन डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब मेन नहीं है, ठीक है। ये जो है वो इसको हम आउटसाइड डायरेक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, फिलअप में पूछेंगे आउटसाइड डायरेक्टर का मतलब क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इसको क्यों अपॉइंट किया है, ताकि हमको इंडिपेंडेंट आइडियाज़ मिले। देखो ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, ये बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, तो इनको अलग अलग कंपनी से बहुत सारी आइडिया आती है। सो इसीलिए हमको इनसे अलग से आइडिया मिलती है, इनका पर्सपेक्टिव समझता है, इनका पर्सपेक्टिव का मतलब है ये क्या सोच रहे हैं वो, फिर सेकेंड ओपिनियन लेते हैं इनके पास से, एंड इनका अल्टरनेट वॉइस होता है। तो ये जो होते हैं वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई मार्केटिंग में स्मार्ट रहेगा, कोई लीगल में स्मार्ट रहेगा, एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट वाला जो आता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम से ही दर्शाता है कि ये जो पर्सन है वो कंपनी से स्वतंत्र है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो पर्सन है ये ऐसे डिसीजंस लेगा जो शेयर होल्डर्स के हित में हो, ठीक है। कंपनी वो फ्रॉड नहीं करना होने देगा, ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है कि देखो कोई भी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर अदर देन, मतलब कोई भी डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के जो भी डायरेक्टर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या बोला गया ध्यान देना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। वो लोग 5 साल के लिए काम करेंगे, एक कंटिन्यूस 5 ईयर्स के लिए उनका टेन्योर होता है। मतलब अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, एजीएम से लेके एजीएम तक। नॉर्मल डायरेक्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल डायरेक्टर्स, वो लोग का टेन्योर क्या होता है, एजीएम से एजीएम। सर टेन्योर का मतलब क्या, टेन्योर मतलब वो लोग ऑफिस में कितने साल तक काम करेंगे, तो एक एजीएम से लेके दूसरे एजीएम तक उनका पीरियड होता है। लेकिन एमडी हो गया, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, ये लोग का ड्यूरेशन क्या बोला गया है, 5 साल, कंटिन्यूस 5 साल के लिए ये लोग ऑफिस में रहेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे बोला गया 5 साल तक वो लोग रहेंगे एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये लोग रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मतलब एक बार आपने उनको 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, फिर दूसरी बार आप उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन थर्ड टाइम इट इज़ नॉट अलाउड। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला गया यहाँ पे कि दो से ज़्यादा बार आप उनको अपॉइंट नहीं करोगे। मतलब एक बार देखो आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो उनका जो टेन्योर होता है दैट इज़ 5 ईयर्स, आप उनको वापस से रीअपॉइंट करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के लिए। उसके बाद आप वापस से उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाओगे। तो उनका 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है, एक टर्म जो होता है ना, एक टर्म होता है 5 साल का, तो 2 टर्म कितना होगा, 5 + 5, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो बोला गया है कि जो पर्सन अपॉइंट होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ही उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कौन से फील्ड में, लॉ में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी का कानून, कंपनी के कंप्लायंस हो रहे कि कंपनी का लॉ, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, एक कंपनी के को गवर्न करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है, ये सब का नॉलेज उसको होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या बोला है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्लियरली बोला गया है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर है उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 नहीं तो 9 बोलता हूँ, 9, एक कंपनी में 9 डायरेक्टर है तो उसके 1/3 कितना हो गया, 3, उसका 1/3 कितना हो गया, 3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये किसके लिए है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, और ये मिनिमम बोला है, मिनिमम इतने होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, कितना है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, मतलब अगर 10 करोड़ भी है, क्या है, 10 करोड़ अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर पब्लिक कंपनी का टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा, मतलब सर 100 करोड़ होगा तो फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर पब्लिक कंपनी जिसका एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल,
एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, उधारी, उधारी, आउटस्टैंडिंग मतलब उधारी, उधारी किस पे, लोन पे, डिबेंचर पे या डिपॉजिट पे, कितनी है, 50 करोड़ से ज़्यादा। सर 50 करोड़ होगा तो 50 करोड़ होगा तो कुछ नहीं, 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीडिंग बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। यहाँ पे देखो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, यहाँ पे क्लियर बोला है एक्सीडिंग 50 करोड़। तो इन दैट केस आपको दो डायरेक्टर ज़रूरी है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या बोला गया है, सिंपल बात है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको 1/3 लगेगा मिनिमम। कितना, 1/3 ऑफ टोटल, आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है उसका 1/3 तो लगने ही वाला है। अगर आपकी कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपकी पब्लिक कंपनी है लेकिन उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपकी पब्लिक कंपनी है जिसका एग्रीगेट क्या, आउटस्टैंडिंग, एग्रीगेट मतलब टोटल, आउटस्टैंडिंग मतलब उधारी, उधारी किस चीज़ की बोली गई, डिपॉजिट बोलो, लोन बोलो या डिबेंचर्स की बोलो, 50 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको मिनिमम दो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे। ठीक है। अब स्मॉल शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? देखो अभी क्या होता है कि कंपनी में कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी रहेंगे जिसके पास शेयर्स छोटे अमाउंट के, कम अमाउंट के। तो स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या, जिसके पास मैक्सिमम 20,000 रुपये के शेयर्स है, मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ के शेयर्स है। मतलब 20,000 के ऊपर के हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर में आएगा ही नहीं। 20,000 तक अगर उसका शेयर, मतलब अगर सपोज मैंने किसी कंपनी का 10,000 का शेयर लिया है, मैंने किसी कंपनी के सिर्फ 10,000 के शेयर्स लिए तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर में आता हूँ। अगर मैंने किसी कंपनी के 25,000 के शेयर्स लिए, अगर मैंने किसी कंपनी के 25,000 के शेयर्स लिए हैं तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाया जाऊँगा। तो इन विच केस मेरे पास अधिकार रहेगा कि भाई मैं एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूँ। लेकिन ये कौन से कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी, और ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये कहाँ पे है ये रूल, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में, वो भी कंपलसरी नहीं है। इन विच केस में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना आप लोग सब लोग कि स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है, जिसने कंपनी के कितने शेयर्स लिए हो, मैक्सिमम 20,000 के, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। सर अगर 25,000 रुपये के शेयर्स लिए हैं तो क्या वो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर कहलाया जाएगा? नहीं। ठीक है। सो अभी ये हो गया टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं। तो देखो कुछ डायरेक्टर को, सबसे पहला डायरेक्टर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर। कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट डायरेक्टर को प्रमोटर करता है। और दूसरी बात, अगर प्रमोटर करेगा तो कैसे करेगा, आर्टिकल्स के अनुसार, एओए के अनुसार। आर्टिकल्स में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मेमोरेंडम को जिसने भी साइन किया है, जिसने भी साइन किया है, ही विल बी डीम्ड का मतलब कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। और ओपीसी में कौन रहेगा डायरेक्टर, सिंगल मेंबर जो होता है वही, उसी को हम क्या मानेंगे, डायरेक्टर मानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर एज पर द एओए। और एओए में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फिर जो लोग मेमोरेंडम को साइन कर रहे हैं उसको ही हम क्या मानेंगे, डायरेक्टर मानेंगे। ओपीसी में जो सिंगल मेंबर रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, डायरेक्टर मानेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द मेंबर्स। मेंबर मतलब कौन, शेयर होल्डर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। आपने पिछले चैप्टर में देखा ही है, मेंबर और शेयर होल्डर सिमिलर होता है। तो अभी डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है, मेंबर। देखो आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होते हैं, अगर आपकी कंपनी ने लिमिट रखी है सपोज 12 की लिमिट रखी है तो उसका 2/3, कोई भी पब्लिक कंपनी की बात चल रही है यहाँ पे गाइस, पब्लिक कंपनी की बात चल रही है। कोई भी पब्लिक कंपनी ने अपने एओए में लिखा है कि हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर होंगे, कितने होंगे, 12। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या, पहले के बाद जो भी रहेगा वो कौन रहेगा, सब्सिक्वेंट। उसको कौन अपॉइंट करेगा, पब्लिक करेगा। कहाँ पे करता है, एजीएम पे। अब जितना भी पब्लिक ने डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है उसका 2/3 जो रहेगा वो क्या होगा, रोटेशन से ये होगा, रिटायर होगा। ये हमने पिछले वाले पॉइंट में देखा ही था। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड। बोर्ड कब अपॉइंट करता है, तो बोर्ड आपको याद रहेगा तो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है। एडिशनल डायरेक्टर मतलब क्या, जब जरूरत पड़ती तब। ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, जब कंपनी में किसी कोई भी डायरेक्टर जो है वो किसी रीज़न मतलब डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से अगर डायरेक्टर चला जाता है तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। नया डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड करेगा, बोर्ड मीटिंग में करेगा। ठीक है। और ये कब तक रहेगा,
अप टू द टाइम ऑफ वेकेटिंग डायरेक्टर इनकम्प्लीट टर्म, मतलब जो भी डायरेक्टर है जो जिसकी मृत्यु हो गई है या जो छोड़ के चला गया है, उसका जितना टर्म था उतना ही उसका नए डायरेक्टर का टर्म रहेगा। टर्म का मतलब यहाँ पे होता है कितने टाइम तक ऑफिस में रहेगा, और समझा, सर्विस पीरियड। सो मैं रिपीट करता हूँ वापस एक बार, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर मतलब क्या, अगर कोई भी डायरेक्टर छोड़ के जाता है या फिर डायरेक्टर की मृत्यु हो जाती है, तो इन दैट केस बोर्ड नया डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा और उसका जो पीरियड ऑफ सर्विस दैट इज टर्म विल बी एज सेम एज द डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड और डेड। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इज, जो कैजुअल वैकेंसी होने से मतलब क्या, किसी की मृत्यु से जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको एडिशनल डायरेक्टर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है रीजन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, व्हाई डू वी अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, रीजन से कोई तो रीजन से डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है या मर गया, या इस एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं, कैजुअल वैकेंसी के लिए, या फिर असिस्टेंट इन रीसेल वाइटल प्रोजेक्ट, नया कोई प्रोजेक्ट आया है इंपॉर्टेंट, उसमें हमको हेल्प चाहिए। असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प, और वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, नया कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है उसमें हमें हेल्प चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर कोई डायरेक्टर बाहर चला गया है एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मीटिंग्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स, मिनिमम 3 महीने तो जाना ही चाहिए बाहर, तो हम किसी और को कौन करेगा, बोर्ड अपॉइंट करता है। बोर्ड अपॉइंट करेगा कहाँ पे, बोर्ड मीटिंग में करेगा, ठीक है। और अभी उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं हम लोग, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, जब तक जो डायरेक्टर मेन डायरेक्टर गया है बाहर वो रिटर्न आएगा, वैसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर का तो टाइम चला गया, बराबर है कि नहीं। अगर मैंने सपोज ए के बदले में बी को अपॉइंट किया था, ए के बदले में बी को अपॉइंट किया था, तो जब ए रिटर्न आ जाएगा तो बी खत्म, ए के बदले में बी को अपॉइंट किया था, बराबर है। या फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए के बदले में बी को अपॉइंट किया था, ये दूसरा केस बताता हूँ, ए के बदले में बी को अपॉइंट किया था क्योंकि ए अवेलेबल नहीं था, तो अब ए का जो टर्म था, टर्म था पीरियड ऑफ सर्विस, वो खत्म हो गया, तो बी का भी खत्म, समझा। द अपॉइंटमेंट इज वैलिड टिल द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर या फिर ऑल्सो द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। देखो ए के बदले में बी को किया था, ए जो है वो ओरिजिनल डायरेक्टर है, यहाँ पे भी ओरिजिनल डायरेक्टर ए है, अब ए वापस आ जाता है तो बी का टर्म खत्म। दूसरा क्या केस था, ए के बदले में बी को अपॉइंट किया, ए के टर्म्स, ए ओरिजिनल है ना, ए का टर्म खत्म तो बी का भी खत्म। नॉमिनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो डायरेक्टर है, मतलब हम लोगों ने किसी से पैसे वैसे लिए हुए हैं, सो उसने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, तो उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, उनका ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको अपॉइंट बोर्ड करता है, ये याद रखना। मतलब नॉमिनी, देखो बोर्ड कितने डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मेंबर मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। देखो सबसे पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं, प्रमोटर, फिर कौन अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स, जनरली मेंबर्स ही करते हैं, और तीसरा क्या बोला है, बोर्ड, कोई केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कौन से केस में, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोई डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट कब अपॉइंट करती है, ध्यान देना, जब कंपनी के अफेयर्स कंपनी का जो कामकाज है वो मिसमैनेज्ड है। कैसा है, मिसमैनेज, तो मेंबर्स लोग जाते हैं रिलीफ के लिए, हेल्प के लिए, किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, किसके पास, ट्रिब्यूनल, कोर्ट के पास, तो कोर्ट अपॉइंट करता है डायरेक्टर को। क्लियर है इतना। वापस एक बार, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, मिसमैनेज्ड है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग जाते हैं किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल माने कंपनी का कोर्ट, तो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और डायरेक्टर को कोर्ट नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। अभी कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब मोदी सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कभी सर, जब कोई भी डायरेक्टर ऑफिस को छोड़ के गया है क्योंकि डिसक्वालीफाइड है, मतलब वो जो डायरेक्टर था वो डिसक्वालीफाइड था, इस वजह से उसको ऑफिस छोड़ना पड़ा। डिसक्वालिफिकेशन मतलब उसने कोई तो कंडीशन तोड़ दी है, इस वजह से उसको ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, तो इन दैट केस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नया डायरेक्टर अपॉइंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोला गया, बहुत सिंपल सी बात है। कभी कभी क्या होता है, मेजोरिटी से डायरेक्टर अपॉइंट होता है, मेजोरिटी मतलब क्या होता है, 50% से ज़्यादा, तो इन दैट केस क्या बोला गया, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ग्रुप में बांट देंगे और हर ग्रुप में से एक डायरेक्टर को अपॉइंट करवाएंगे।
हर ग्रुप वालों को अधिकार देंगे कि आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट करो। इससे क्या होगा कि सबका अनुमति, सब लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट करने का मौका मिल जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड उनका अपॉइंटमेंट अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो बच रहा है वो क्या, पावर्स, ड्यूटीज, थोड़ा सा पॉइंट और क्या है, हाँ ड्यूटीज है, फिर क्या लायबिलिटी है एंड लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन बचता है, रिमूवल बचता है। सो नाउ वी विल, हमारा एक पॉइंट बचता है, वो कौन सा है, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कुछ प्रोविजन है, वो जरा ध्यान देखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खाली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, हमें सबको पता है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर नहीं बन सकती, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। हर कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, हर कंपनी में मिनिमम नंबर मतलब कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, पब्लिक में कम से कम 3, प्राइवेट में कम से कम 2 और 1 पर्सन में 1। गाइस ध्यान देना, ये मिनिमम बोला है, कम से कम कितने डायरेक्टर, पब्लिक में कम से कम 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन में 1। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट क्या बोला गया, ये और ये डायरेक्टर का बोला है, प्लीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर, तो बोला है 15। कितना बोला है, 15, खाली 15 है। एक कंपनी कितना अपॉइंट कर सकती है, मैक्सिमम डायरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, 15। ठीक, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अगर कंपनी चाहती है कि उसे 15 के ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अगर कंपनी को चाहिए कि मेरे कंपनी में मोर देन 15 हो, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस, मोर देन 75% क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। फिर यहाँ पे बोला गया कि कोई कोई कंपनियों को क्या चाहिए, 1 वुमेन डायरेक्टर। कौन सी कंपनी को चाहिए, लिस्टेड कंपनी, याद आया, या फिर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, अपन ने यहीं पे देखा था गाइस, डोंट वरी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए। लिस्टेड कंपनी वाली कंपनी को चाहिए, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, 100 करोड़, या फिर टर्नओवर कितना, 300 करोड़ पब्लिक कंपनी केस में। तो कोई कंपनी केस में हमें क्या चाहिए, वुमेन डायरेक्टर चाहिए। फिर क्या बोला है कि एक हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रहता है कितना, 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो हिंदुस्तान में 182 डेज, मिनिमम कितना, हिंदुस्तान में 182 डेज रहता है फाइनेंशियल ईयर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर 1/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये पॉइंट हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर ही देख लिया था। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 1/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर, एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15। ठीक है, अब बोला गया है कि एक डायरेक्टर कितने कंपनी में काम कर सकता है, एक डायरेक्टर कितने कंपनी में काम कर सकता है, 20 कंपनीज। एक डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, मैं अगर डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं कितने कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो बोला है 20 डायरेक्टर। लेकिन उसमें से भी क्या बोला है, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 10, पब्लिक कंपनी में कितना बोला गया है, 10। मतलब अगर मेरे को मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, रुक जाइए सो आपको अच्छे से समझे, ध्यान देना। अभी मेरे को अगर डायरेक्टर बनना है, मेरे को आई वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर, ठीक है, दर्शन सर वॉन्ट्स टू बी अ डायरेक्टर। तो अभी इसमें क्या बोला गया कि कितना बन सकता हूँ, 20 कंपनीज। आई कैन बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बोला गया है स्ट्रिक्टली कि पब्लिक कंपनी जो होती है ना, पब्लिक कंपनी, कितने पब्लिक कंपनी में बन सकता हूँ, सिर्फ 10, मैक्सिमम 10 मैक्स। बाकी बैलेंस जो रहेगा वो अदर कंपनीज। अदर कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, बैलेंस फिगर आएगा। सर एग्जांपल के तौर पे देखो, 20 कंपनी में अलाउड किया है। अब मैं सपोज पब्लिक कंपनी, कितनी पब्लिक कंपनी में हूँ, सपोज मैं 5 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, टोटल 20 बोला है, उसमें से 5 में पब्लिक कंपनी में हूँ, मेरे पास लिमिट कितने की, 10 की है, मैक्सिमम 10, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। लेकिन मैं 5 में हूँ, तो अब मेरे पास कितना बचा है, 20 - 5 दैट इज 15। अदर 15 कंपनी में जा सकता हूँ। लेकिन कैन आई बी अ डायरेक्टर इन 15 पब्लिक कंपनीज, नो,
पब्लिक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि तू 20 कंपनी में डायरेक्टर बन, लेकिन उन 20 कंपनी में से पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 हो सकती है। समझा? ओके। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर मैक्सिमम? 15। एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर मैक्सिमम? 15। लेकिन एक पर्सन कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20। क्लियर है? कंपनी के अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या बोला गया है? 15 डायरेक्टर आ सकते हैं। ये एक कमरा है, इस कमरे को समझो कंपनी। इस कमरे के अंदर, कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर मैक्सिमम? 15। अब मैं एक पर्सन हूं, मैं कितने कंपनी में जा सकता हूं डायरेक्टर बनने के लिए? 20। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान देना। सो ये था प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। मतलब अपॉइंटमेंट के लिए याद रखना आप लोग कि खाली इंडिविजुअल बन सकता है। मिनिमम नंबर ध्यान देना, मैक्सिमम नंबर कितना है? 15। सर क्या 15 के ऊपर जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं 15 के ऊपर, लेकिन कब जा सकते हैं? जब आप क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्या एक कुछ कंपनियों में वुमेन डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कहाँ पे, पीछे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर, हर कंपनी में ऐसा एक डायरेक्टर तो होना चाहिए जो हिंदुस्तान में मिनिमम 182 डेज के लिए रह चुका हो। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर। आपके कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, उसका 1/3 तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक पर्सन कितने कंपनी में डायरेक्टर बनेगा? 20 कंपनी में डायरेक्टर बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट के रूल्स है ये। सो यहाँ तक अपना टॉपिक ये मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सब लोग प्लीज़, कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो टीम में काम करते हैं, दैट इज बोर्ड में। डायरेक्टर कभी भी अकेला काम नहीं करता है। कोई भी डिसीजन जो होता है कंपनी का, कोई एक डायरेक्टर कभी मिलके नहीं लेता है। सारे के सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में आके डिसीजन लेते हैं। सो डायरेक्टर्स हैव टू वर्क इन टीम, दे कैन नॉट वर्क इंडिविजुअली। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स जो होते हैं दे कैन नॉट एक्सरसाइज, मतलब वो लोग वो जो पावर होते हैं किसके? शेयर होल्डर्स के। जो शेयर होल्डर्स के पावर होते हैं वो डायरेक्टर्स कैन नॉट एक्सरसाइज, मतलब वो लोग उस पावर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो शेयर होल्डर्स के पावर है जनरल मीटिंग में, दैट पावर कैन नॉट बी यूज बाय द बीओडी। और ये जो पावर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को कहाँ से मिलते हैं? कंपनीज एक्ट से मिलता है, मेमोरेंडम से मिलता है और आर्टिकल से मिलता है। ध्यान देना, जो पावर है शेयर होल्डर के पास वो कहाँ से है? कंपनी के एक्ट से है, मेमोरेंडम से है और आर्टिकल से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि जो भी पावर बोर्ड यूज़ करता है, मतलब जो भी पावर्स दिए गए हैं बोर्ड को, दे आर इन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पावर दिए गए हैं बोर्ड को, वो कंपनीज एक्ट के अनुसार होने चाहिए या फिर मेमोरेंडम के अनुसार होने चाहिए या फिर आर्टिकल्स के। मतलब बोर्ड जो है वो उनके ऊपर जाके, मतलब यू कैन नॉट से कि मैं कंपनीज एक्ट में जो पावर्स नहीं हैं उसके अलावा नए पावर्स बोर्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर बताऊँ तुमको तो बोर्ड जो है, बोर्ड मतलब क्या? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ गाइस ध्यान देना, तो वो लोग कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मर्यादा या फिर बाउंड्री में उनको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि जो डायरेक्टर है वो पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डायरेक्टर होते हैं वो अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि मीटिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बोर्ड मीटिंग, तो जो डायरेक्टर है वो अपना पावर बोर्ड मीटिंग में इस्तेमाल करेगा बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन। और जो दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने पावर को डेलीगेशन करेगा दूसरे कमिटियों को जो बोर्ड ने बनाई है। डायरेक्टर्स ने मिलकर कमेटी बनाते हैं, ठीक है, उन कमेटी को भी डेलीगेशन मतलब क्या? ट्रांसफ़र करना, ठीक है, सौंपना। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? अपने पावर को बोर्ड मीटिंग में इस्तेमाल करो रेजोल्यूशन पास करके, या तो फिर आप सौंपो किसको? दूसरे कमेटियों को। यू कैन ट्रांसफर टू द डिफरेंट कमिटीज़ जो बोर्ड ने बनाई है। कमेटी भी बोर्ड ने बनानी चाहिए। अब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कौन से पावर है? जैसे कि पैसा बोरो करना, ठीक है, पैसों को इन्वेस्ट करना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करना, सिक्योरिटीज में सब आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? डाइवर्सिफाई द बिजनेस को फैलाना। ठीक है, की मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट करो या रिमूव करो। कैजुअल वैकेंसी, हम लोगों ने पीछे देखा था, कैजुअल वैकेंसी कौन करेगा? बोर्ड करता है फिल। डिविडेंड रिकमेंड का मतलब होता है सजेस्ट, डिविडेंड को रिकमेंड करना। फिर ऑडिटर को अपॉइंट करना, ऑडिटर माने सीए,
ऑडिटर को अपॉइंट करो, निकालते तो जनरली मेंबर्स ही होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बट अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड। फिर रेमिट या गिव टाइम रीपेमेंट ऑफ एनी डेट। डेट माने क्या होता है? उधार। डेट माने होता है उधार, किसका? डायरेक्टर का। अगर डायरेक्टर ने कंपनी से कोई उधार लिया है तो उसे क्या करता है? माफ़ करना या फिर उनको टाइम देना रीपेमेंट करने के लिए। सपोज मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैंने उस कंपनी से कुछ पैसे लोन लिए हैं, तो इन दैट केस मुझे पैसे रीपे करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, वो जो पैसे रीपे करना होता है उसे क्या, दूसरे बोर्ड जो होता है, बोर्ड BOD मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे तो उस लोन को माफ़ कर सकती है या तो फिर वो उस लोन को रीपे करने के लिए मुझे और वक्त देगी। ठीक है, सो ये सब पावर किसके होते हैं? डायरेक्टर्स के होते हैं। सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टर होते हैं, कोई भी पर्सन डायरेक्टर है कंपनी का, वो अकेला पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। जो पावर होता है वो किसके पास होता है? BOD के पास होता है। पावर किसके पास होता है? BOD के पास। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेन जो है वो क्या है कि शेयर होल्डर्स के पावर्स जो होते हैं वो BOD नहीं यूज़ कर सकते हैं। एंड BOD के जो पावर्स हैं, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पावर है, वो मेमोरेंडम, कंपनीज एक्ट या फिर आर्टिकल्स, इनके अनुसार ही होना चाहिए। अब ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी क्या होती है? डायरेक्टर की ड्यूटी होती है फ्यूडिशरी, मतलब क्या? ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंट, केयर, गुड फेथ। मतलब उसने इन शॉर्ट जो होता है, उसने अपने अपने जो भी पावर है उसको उसने एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? पर्सनल गेन, खुद के स्वार्थ के लिए उसने अपने पावर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या करना चाहिए? कंपनी के और शेयर होल्डर के को नुकसान में पहुंचा के अपना खुद का फ़ायदा नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टर ने ऐसे कोई भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट मतलब क्या? उसका स्वार्थ कंपनी का, वो अपना फ़ायदा देखे, कंपनी का ना देखे। ऐसे कोई भी सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, बोलते हैं ना धर्म संकट, वैसा कि ऐसे कोई भी सिचुएशन में ना जाए जहाँ पे डायरेक्टर को सोचना पड़े कि मैं अपना फ़ायदा कर रहा हूँ या कंपनी का। हमेशा उसने कंपनी का फ़ायदा करवाना चाहिए। डायरेक्टर ने कुछ ऐसा नहीं अचीव करना चाहिए जो मतलब कोई भी अनड्यू मतलब क्या होता है कि चीटिंग करके, ठीक है, अनड्यू गेन या फिर एडवांटेज खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए या अपने कनेक्टेड लोगों के लिए उसने ऐसा कोई भी अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू गेन नहीं अचीव करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में बताओ तो जो डायरेक्टर होता है उसने ना, सच्ची बताओ तो कंपनी के हित में, कंपनी और शेयर होल्डर्स के हित में काम करना चाहिए। ठीक है, अभी डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है? डायरेक्टर की 2 टाइप की ड्यूटी है। पहला तो क्या बोला है? स्टैट्यूटरी मतलब क्या बोलता है? जो कानूनी है, गवर्नमेंट ने कानून ही बोलो, लॉ, जो लॉ ने बोला है। और दूसरा होता है जनरल ड्यूटी। तो कानून की ड्यूटी के अनुसार क्या कंपनीज एक्ट ने क्या क्या ड्यूटी दी है डायरेक्टर को? कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, किसको किसको शेयर्स दिए हैं उसका एक डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर आपने जो भी काम कर रहे हो वो एज पर आर्टिकल्स होना चाहिए। फिर आपने आपका इंटरेस्ट मतलब आपने आपका स्वार्थ डिस्क्लोज करना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के पहले। मतलब अगर सपोज मेरी कंपनी किसी पर्सन के पास से गुड्स खरीद रही है और वो जो पर्सन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने पहले ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आप जिससे गुड्स खरीद रहे हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सो दैट लेटर ऑन ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं कंपनी को और अपना खुद का फ़ायदा किया। डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, उसकी ड्यूटी है। और डायरेक्टर की ड्यूटी है कि फर्स्ट ऑडिटर माने CA को अपॉइंट करें, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें। नेक्स्ट क्या है? जनरल ड्यूटीज़ मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे नॉर्मल ड्यूटीज़ क्या क्या है? फेथ वाला, गुड फेथ, उसका काम है कि वो गुड फेथ में काम करे, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करे, कंपनी के हित में काम करे, एंड कंपनी एंड उसके जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं और फ्यूचर शेयर होल्डर्स हैं उन सबके हित में काम करे। और जो डायरेक्टर है उसने केयर करना, अपने काम करते वक्त उसने केयर दिखाना चाहिए, अपने काम में उसने दिखाना चाहिए कि वो कितना सावधान होकर काम कर रहा है। एंड ही इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले केयर एज मच अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू। मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर उस जगह पे होता तो वो कैसे करता, उसी अनुसार उसने भी वो काम करना चाहिए। और ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट, एक्चुअली डायरेक्टर जो होते हैं ही शुड नॉट डेलीगेट मतलब ट्रांसफ़र, अपनी ड्यूटी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसने अपनी ड्यूटी को पर्सनली परफॉर्म करना चाहिए।
डायरेक्टर डेलीगेट कर सकता है अगर आर्टिकल्स में परमिशन दी गई हो तो। डायरेक्टर डेलीगेट कर सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में ऐसा बोला गया है तो ही, एंड वो भी अर्जेंट कंडीशंस में ही, अगर कुछ अर्जेंसी है तो ही डेलीगेट करेगा। डेलीगेट का मतलब मैं रिपीट करता हूँ वापस से, डेलीगेट मीन्स ट्रांसफ़र, अपनी ड्यूटी को किसी और को सौंपना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि लायबिलिटी, डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर इज लायबल टू द कंपनी, टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर, ठीक है। देन ही इज लायबल फॉर ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रीच मतलब तोड़ना। अगर उसने कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी हम लोगों ने ऊपर ही देखी है, मीटिंग्स अटेंड करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, अपना इंटरेस्ट दिखाना, अगर इनमें से एक भी कोई ड्यूटी को तोड़ा तो ही विल बी लायबल। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। फिर ही विल बी लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द को डायरेक्टर्स, मतलब उसके साथ साथ जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कोई भी काम में 3-4 डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो अगर उन 3-4 में से किसी ने भी कोई गलती की है तो लायबिलिटी चारों की रहेगी। क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब क्या, जेल वेल जा सकते हैं डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट लीगल पोजीशन। देखो डायरेक्टर जो होते हैं उनकी कंपनी में 3 टाइप की पोजीशन बोली गई है। दे एक्ट एज एन एजेंट, दे एक्ट एज अ मैनेजिंग पार्टनर एंड दे एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान देना। डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोगों ने एजेंट बताया गया है, ट्रस्टी बताया और मैनेजिंग पार्टनर बताया है, ठीक है। और ये जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी डिटेल में, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आप लोग याद रखना है इसको एक बार के लिए। क्या बोला गया है कि कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसको कोई रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। एंड डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, शुड बी स्किलफुली, केयरफुली एंड अपना दे शुड कैसे काम करना चाहिए उन्होंने, स्किलफुली, केयरफुली, एलिजेंटली। एंड डायरेक्टर का लायबिलिटी एज ए एजेंट क्या है, वो लायब एज अ प्रिंसिपल, मतलब देखो कंपनी जो होती है वो प्रिंसिपल मानी जाती है और डायरेक्टर जो होता है उसको एजेंट मानते हैं। तो डायरेक्टर विल बी लायबल एज एन एजेंट एंड कंपनी इज एट अ प्रिंसिपल। सो ये वाला पॉइंट था एज अ एजेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आता है, मैनेजिंग पार्टनर। कंपनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेसिकली शेयर होल्डर के बिहाफ पे वो लोग उनके बिजनेस को मैनेज करते हैं एंड कंडक्ट करते हैं। जो डायरेक्टर है दे आर इंटरेस्टेड विद वास्ट पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वेरी मच फंक्शंस। मतलब देखो हम लोग ने जो डायरेक्टर होते हैं उनको ऑलमोस्ट ओनर जो डिसीजन लेता है, मतलब जो मालिक डिसीजन लेता है, मालिक वाले पावर ही दे के रखे हैं, ठीक है। सो मतलब जैसे कि देखो शेयर इशू करना, मतलब पैसे जमा करना, लोन लेना, पैसों को इन्वेस्ट करना, ठीक है। बिकॉज हम लोग क्या मानते हैं कि वो खुद ही सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है कंपनी के। हम लोग ये मानते हैं कि डायरेक्टर जो है वही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है कंपनी के एंड मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। हम लोग ये मानते हैं कि वो लोग ऐसे शेयर होल्डर है कि जो बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड कैसा एक्ट करता है, सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। मतलब बोर्ड जो है कंपनी का वो सबसे मेन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं वो लोग, ठीक है। और डायरेक्टर जो होते हैं ये लोग क्या होते हैं, कमर्शियल मैन होते हैं जो ट्रेडिंग कंसर्न को मैनेज करते हैं, किसके लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ देमसेल्फ एंड ऑल द शेयर होल्डर। मतलब देखो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर होते हैं ये लोग ट्रेडर्स है बेसिकली, जो क्या कर रहे हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न को मैनेज करते हैं अपने खुद के लिए भी एंड जो मेन शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी। अब डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी मतलब क्या, डायरेक्टर शुड वर्क एज अ मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, ही शुड वर्क इन द ऑनेस्ट वे, ही शुड कंपनी का एंड शेयर होल्डर का इंटरेस्ट का गार्डियन, मतलब देख रेख, एडमिनिस्ट्रेटर। दे आर द पर्सन हु हैज़ टू सी द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट मतलब क्या, बेनिफिट। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल द मनी, जो भी पैसा वो यूज़ करते हैं उसके लिए उनको हिसाब देना चाहिए। अकाउंट मतलब क्या, हिसाब देना। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल द मनी जो उनके पास है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उस पैसों को यूटिलाइज कैसे करेंगे वो लोग, ध्यान रख के, कॉशियसली, सोच समझ के। एंड दे आर द ट्रस्टी ऑफ ऑल द असेट ऑफ द कंपनी में जितने भी असेट है उसके क्या है, वो लोग ट्रस्टी है। मतलब क्या, ट्रस्टी मतलब ध्यान रखना है उनको बराबर से। सो नेक्स्ट क्या पूछते हैं कि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय है कंपनी के? नहीं, डायरेक्टर एक एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉय का जो रिलेशन कैसा होता है, एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है वो सर्विस और एम्प्लॉयर, मतलब मास्टर और एम्प्लॉयर का होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपना डायरेक्टर है वो क्या है, ही इज़ बीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर ने उसको अपॉइंट किया गया है पहली बात तो, और उसके पास बहुत सारे राइट एंड पावर है। लेकिन जो एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉय मतलब क्या, वर्कर
एम्प्लॉयर जो होता है उसको अपने सर्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। एंड दूसरा, एम्प्लॉयर जो बोलेगा वैसा ही, मतलब एम्प्लॉयर के पास अल्टीमेट कंट्रोल रहता है। ये जो लिमिट्स है ये हम लोग डायरेक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई टू द डायरेक्टर। इसीलिए जो डायरेक्टर है ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्टर देयरफॉर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो जो मैनेजरल पर्सन है कंपनी का, मैनेजरल पर्सन मतलब क्या होता है, एमडी, मैनेजर, फिर WTD। ठीक है, ये सब क्या है, मैनेजरल पर्सन जो होते हैं इनका जो सैलरी है, इनके क्या बोला गया है, इनको मैनेजरल रेम्यूनरेशन मिलता है। इनको क्या मिलता है, मैनेजरल रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, पैसा। तो ये जो मैनेजरल रेम्यूनरेशन इनको मंथली भी दे सकते हैं सैलरी के तौर पे। ठीक है, या फिर आप कुछ परसेंटेज दे दीजिए इनको नेट प्रॉफिट का, कमीशन दे दीजिए। सिटिंग फीस मतलब क्या, बोर्ड मीटिंग जो होती है ना, बोर्ड मीटिंग, उसको अटेंड करने के लिए पैसे मिलते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये सब जो पैसा होता है वो हम उनको मंथली फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, द एक्ट ने क्या बोला गया है, एक्ट ने बोला गया है कि टोटल मैनेजरल रेम्यूनरेशन कोई पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना दे सकती है, 11%, मैक्सिमम 11% दे सकती है। और प्लस सिटिंग फीस मतलब क्या होता है, देखो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होता है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सर आप लोग बोलोगे कि सर सिर्फ 11%, अरे भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो करोड़ों में होता है, करोड़ों में, 1000 करोड़ ऐसे सब होता है। सो उसका 11% मतलब बड़ी अमाउंट है। और उनको सिटिंग फीस मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए तो पैसे अलग से मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 1 लाख। एक मीटिंग अटेंड करने का 1 लाख रुपया मैक्सिमम। हाँ ठीक है, अब सर यहाँ पे हम लोग को वापस से एक बार रेम्यूनरेशन सैलरी कितनी मिलती है क्लियरली बता दीजिए। सैलरी के लिए बोला गया है कि आप उनको कितना दोगे, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दोगे, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड प्लस सिटिंग फीस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, रिमूवल। डायरेक्टर को निकालेंगे कैसे, देखो डायरेक्टर को कौन निकाल सकता है, शेयर होल्डर निकाल सकता है या फिर कोर्ट। कौन निकाल सकता है, शेयर होल्डर या फिर कोर्ट। अब जब भी डायरेक्टर का निकालेंगे तो उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी देखो फॉलोइंग केसेस द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल ऑटोमेटिकली वैकेंट मतलब खाली। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर की जगह ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, डिसक्वालिफिकेशन अंडर 164, एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 164, उसके अंदर बोला गया है कि फॉलोइंग पर्सन, ये पर्सन अगर ये काम किया हुआ है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। सो अगर आप उस सेक्शन के अंदर अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट ने आपको गुनहगार साबित कर दिया, घोषित कर दिया, कन्विक्टेड मतलब घोषित करना, कोर्ट ने गुनहगार घोषित कर दिया, या फिर आप इंसॉल्वेंट कंगाल हो, या फिर आप अनसाउंड माइंड पागल हो, दिमाग से कमज़ोर हो, सो इन दैट केस आपके ऊपर पहला वाला पॉइंट लग जाएगा, आपको कंपनी से एज ए डायरेक्टर निकाला जाएगा। फिर आपने क्या किया, बोर्ड मीटिंग को आपने अटेंड नहीं किया, आपने बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं किया, कितने टाइम के लिए, 12 महीनों के लिए आपने बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं किया, कितना, 12 महीनों के लिए, वो भी आपने चाहे परमिशन लेके अटेंड नहीं किया हो या विदाउट परमिशन। मतलब मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैंने परमिशन ली कि मैं पूरा 1.5 साल मतलब कितना 15 महीने तक मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा तो मुझे निकाला जाएगा, भले मैंने परमिशन ली हो। परमिशन लो या ना लो, अगर 12 महीने तक अगर आपने मीटिंग अटेंड नहीं की, 12 महीने में जितनी भी मीटिंग होती है, 12 महीने में 3 मीटिंग हुई तो तीनों अटेंड करनी कंपलसरी है, 5 हुई तो 5 करनी कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपने 12 महीने में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की तो फिर आपको निकाला जाएगा। 5 करनी कंपलसरी नहीं है, 12 महीनों में 1 मीटिंग 2 मीटिंग तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 12 महीनों में जितनी भी मीटिंग होती है उसमें से 1-2 तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। मतलब यहाँ पे 184 सेक्शन का जिक्र किया है। 184 सेक्शन में क्या बोला गया है कि आपने, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब अगर कंपनी किसी से माल खरीदती है या कंपनी किसी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, मतलब नया क्लाइंट अगर ज्वाइंट हो रहा है कंपनी के अंदर, तो मैं कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते मेरे को बता देना चाहिए वो जो क्लाइंट है या फिर वो जो सप्लायर है गुड्स का,
वो मेरा अगर कोई रिलेटिव है तो आई शुड डिस्क्लोज, रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर अगर कुछ भी है तो आई शुड डिस्क्लोज द इंटरेस्ट। अगर मैंने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो मतलब क्या माना जाएगा कि मैं मेरे उस फ्रेंड या उस फैमिली मेम्बर या उस रिलेटिव का प्रॉफिट करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कंपनी को बताया नहीं। बट ये मुझे बताना चाहिए विद इन वेल बिफोर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही है, फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं कुछ कमा रहा हूँ कंपनी से तो मुझे ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अगर बोल दिया, कोर्ट या ट्रिब्यूनल बोलो, जो बोलना है बोलो, अगर उन्होंने बोला है कि आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, आपको निकाला जाएगा, आपको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि अगर 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 आपने कोई गुनाह किया, वो भी मॉरल ग्राउंड, आप मतलब आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपने कोई क्या किया, गुनाह किया, वो भी मॉरल ग्राउंड। मॉरल ग्राउंड मतलब क्या होता है, चोरी, खून वगैरह ये सब, और कोर्ट ने आपको जेल की यात्रा दे दी, जेल की सज़ा सुना दी। कितने महीनों के लिए, 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा। मतलब अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैंने किसी का खून किया फॉर एग्जांपल, और मुझे सज़ा मिली है, खून नहीं किया मैंने, अगर किसी को बाइक से उड़ा दिया, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिया, और मेरे को सज़ा मिलती है जेल की सज़ा, कितना, 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा की, तो मुझे कंपनी छोड़ देना पड़ेगा। आई विल बी रिमूव फ्रॉम द कंपनी। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई भी प्रोविजन कंपनी एक्ट में दिया गया है जिसके कारण मुझे डिस्क्वालीफाई या निकालते हैं तो मुझे कंपनी का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। बट याद रखना, डायरेक्टर को कौन रिमूव करता है, शेयर होल्डर करता है या तो फिर ट्रिब्यूनल, दैट इज कोर्ट करेगा। पहला क्या बोला गया क्लियरली एकदम कि भाई डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164, अनसाउंड माइंड बोलो, इंसॉल्वेंट बोलो, या फिर आप क्या बोलोगे उसको, कोर्ट ने घोषित कर दिया गुनहगार। फिर बोर्ड मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पाए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, चाहे परमिशन ली हो या ना ली हो। फिर आपने क्या कर दिया, आपने 184 इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, पर्सनल इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, और फिर कोर्ट ने आपको या ट्रिब्यूनल ने आपको निकाल दिया, या फिर आपको जेल यात्रा हो गई है 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा की। और लास्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आई होप अभी तक आपको जो मैंने डायरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन बारे में जो भी पढ़ाया है आपको समझा हो अच्छे से। इन केस आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास आपका डाउट आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर करिए, सो दैट क्या उनका भी बेनिफिट होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।